इंसान जब भी गलत कदम उठाता है उसे यकीन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक उसे अपने गलतियों का एहसास नहीं होता है, और जब उसे अपने गलतियों का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का रहने वाला यशपाल, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, और इसी उत्तराखंड की रहने वाली पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। बात कर रहा हूँ मैं सन 2011 की। यशपाल और पूजा दोनों एक ही कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है और फिर दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब दोनों में लव अफेयर शुरू होता है फिर यशपाल और पूजा दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि एक दिन पूजा अपने ही कॉलेज में चक्कर खा के गिर जाती है। तुरंत ही पूजा को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। डॉक्टर जब पूजा की ट्रीटमेंट करते हैं तो दरअसल डॉक्टर यशपाल से कहते हैं कि पूजा को एक गंभीर बीमारी है। दरअसल पूजा के दिल में एक सुराग है। जब डॉक्टर इस तरह की बातें यशपाल से कहते हैं तो इसे सुनने के बाद यशपाल भी काफ़ी चिंतित हो उठता है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज है, बस थोड़ा सा लंबा समय चाहिए और महंगी दवाइयों की ज़रूरत है। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी यशपाल पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और फिर इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में शुरू हो जाता है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है। 2012 में इन दोनों का अपने एजुकेशन कंप्लीट होता है और फिर यशपाल और पूजा अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर दोनों में फ़ोन पे बातचीत होना शुरू होता है। लेकिन सन 2012 में यशपाल को इंदौर की शिल्पा दवा कंपनी में एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही यशपाल इंदौर अपने नौकरी पे चला जाता है, नौकरी करना शुरू करता है कि यशपाल के घर के परिजन यशपाल की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाशी करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की की तलाशी करने की खबर यशपाल को मिलता है, यशपाल तुरंत अपने घर के परिजनों को मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका से, पूजा से। और पूजा की जो बीमारी थी उस बीमारी के बारे में सब कुछ अपने घर के परिजनों को यशपाल बता देता है। लेकिन यशपाल जब ये सारी बातें अपने घर के परिजनों को बताता है तो उसके घर के परिजन पूजा से शादी करने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद भी यशपाल पूजा से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पूजा से ही शादी करूंगा। और यशपाल अपने जिद पे उतर जाता है। आखिरकार यशपाल के जिद के आगे यशपाल के घर के परिजन भी झुक जाते हैं और इसी सन 2012 में यशपाल के और पूजा के रीति रिवाज के हिसाब से शादी की जाती है। बड़े धूमधाम से शादी की जाती है। यशपाल भी पूजा से शादी करके अपने घर लेकर आता है और उसके बाद अपनी पत्नी पूजा को अपनी जहाँ ड्यूटी कर रहा है इंदौर शहर में, वहीं पे लेकर के चला जाता है और अपने साथ में रखता है और नौकरी करना शुरू करता है। लेकिन इंदौर के राऊ के इलाके में जब रहना शुरू करता है, वहाँ के डॉक्टर से जब पूजा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर के जाता है तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल पूजा को अगर तुम्हें ठीक करवाना है, उसकी बीमारी को ठीक करवाना है, तो सबसे पहले पूजा को यहाँ से अलग हटाओ, क्योंकि यहाँ के वातावरण में पूजा ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में काफ़ी धूल है, काफ़ी पोल्यूशन है। जब डॉक्टर इस तरह की बातें यशपाल से कहते हैं तो यशपाल तुरंत ही अपनी पत्नी पूजा को यहाँ से ले करके और देहरादून अपने मामा के फ्लैट के बगल में ही एक फ्लैट किराए पर लेता है और अपनी पत्नी पूजा को देहरादून में पहुंचा देता है और फिर अपनी पत्नी को देहरादून में छोड़ करके और ख़ुद इंदौर अपनी नौकरी पे आ जाता है। और फिर इंदौर में यशपाल नौकरी करता है। हर महीने देहरादून अपने पत्नी के पास जाता है और देहरादून में एक डॉक्टर के पास अपने पत्नी का ट्रीटमेंट कराना शुरू करता है। सिलसिला जब यूं ही चलना शुरू होता है, यशपाल हर महीने इंदौर से चल करके देहरादून अपने पत्नी का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है। जब इतनी मेहनत करना शुरू करता है तो यशपाल की पत्नी पूजा भी अपने पति को देख करके अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू करती है। देखते ही देखते लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जब 3 साल का समय गुजर जाता है तो यशपाल को भी लगता है कि आखिरकार मैं कब तक हर महीने अपने कंपनी से छुट्टी ले करके देहरादून जाता रहूँगा और अपने पत्नी का इलाज कराता रहूँगा। इसीलिए एक दिन यशपाल अपने कंपनी में एक अर्जी देता है कि दरअसल मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन यशपाल जब अपनी पूरी कहानी बताता है कि इस नौकरी को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इस बात को सुनने के बाद उसके कंपनी वाले यशपाल को देहरादून के एक ब्रांच में नौकरी दे देते हैं। दरअसल यशपाल को अपने काम में काफ़ी बुलंदी हासिल हो चुका था। यशपाल के कंपनी के भी लोग यशपाल को किसी कीमत पे गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए देहरादून में ही अपनी ब्रांच में यशपाल को भेज देते हैं।
लेकिन कहते हैं कि तुम्हें अगले महीने के 1 जुलाई से देहरादून में ज्वाइनिंग करना है। जब यशपाल के कंपनी वाले इस तरह का ऑफर यशपाल को देते हैं तो इसे सुनने के बाद यशपाल भी खुशी के मारे झूम उठता है और जब अपने कमरे पे आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी पूजा को फ़ोन करके ये खबर देता है और कहता है कि दरअसल 1 जुलाई को मैं देहरादून में ही अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। जब इस तरह की बातें यशपाल अपनी पत्नी पूजा से कहता है तो इसे सुनने के बाद पूजा भी कहती है कि आप तुरंत ही घर चले आइए, क्योंकि इसी जून महीने में 20 तारीख का आपका बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि आपका बर्थडे हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करें। इस पे यशपाल कहता है कि दरअसल मैं 20 तारीख को नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि 10 दिन के बाद ही मैं हमेशा के लिए देहरादून में आने वाला हूँ। बेहतर है कि इस बार का बर्थडे मैं यहीं पे मना लेता हूँ, इसके बाद से जो भी मेरा बर्थडे होगा हम दोनों एक साथ मनाएंगे। और फिर समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि 20 जून 2012 को ही यशपाल की डेड बॉडी उसके कमरे में पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस वाले तुरंत ही इस बात की खबर यशपाल के घर के परिजनों के साथ साथ यशपाल की पत्नी पूजा को देती है। जब इस तरह की खबर पूजा को मिलती है, पूजा काफ़ी रोना बिलखना शुरू करती है और तुरंत देहरादून से चल करके इंदौर पहुंचती है। यशपाल के घर के परिजन यशपाल के भाई हरि सिंह और उसके चाचा आनंद सिंह और उसके जीजा भी इंदौर पहुंचते हैं। पुलिस तुरंत ही यशपाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब अगले दिन यशपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि दरअसल यशपाल की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी थी। पुलिस तुरंत ही यशपाल की डेड बॉडी उसके घर के परिजनों को हैंड ओवर कर देती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब यशपाल के मोबाइल का CDR निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल 19 तारीख के रात में आखिरी बार जिस नंबर पर बात किया गया था वो नंबर राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले करण सिंह सिद्धू के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस मौका नहीं गंवाती है और तुरंत ही राजस्थान के हनुमानगढ़ से जा करके करण सिंह को अपने कस्टडी में लेकर के और इंदौर पहुंचती है और फिर पुलिस करण से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब CDR करण के सामने रख करके पूछताछ करना शुरू करती है तो करण कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस तुरंत करण के ही तहरीर पे यशपाल की पत्नी पूजा को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। पुलिस जब पूजा को अपने कस्टडी में लेने के लिए पहुँचती है तो यशपाल के घर के परिजन इसका काफ़ी विरोध करना शुरू करते हैं। पूजा भी काफ़ी पुलिस वालों से हाथ जोड़ती है और विनती कहती है कि दरअसल आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। इसके बावजूद भी पुलिस पूजा को अपने कस्टडी में लेकर के और इंदौर पुलिस थाने पहुंचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही पूजा को लेकर के थाने पहुंचती है और पूजा अपने सामने करण को देखती है तो करण को देखने के बाद पूजा के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस फिर करण और पूजा दोनों को सामने बिठा करके और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब अपनी शक्ति दिखाती है तो आखिरकार पूजा और करण पुलिस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो इसे सुनने के बाद यशपाल के घर के परिजनों को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। पूजा बताती है कि दरअसल जब मैं देहरादून के फ्लैट में अकेले रहने लगी, मेरा पति हर महीने आता था, मेरा ट्रीटमेंट करा करके और फिर इंदौर चला जाता था। पूजा जब अपने फ्लैट में अकेले रहना शुरू करती है, पूजा का मन नहीं लगता है, इसीलिए पूजा अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है और फिर अपने मोबाइल में एक फेसबुक इंस्टॉल करती है और अंजलि नाम से एक अकाउंट क्रिएट करती है और इसी फेसबुक के जरिए कई सारे दोस्त बनाती है। इन्हीं सारे दोस्तों में से एक दोस्त बनता है करण सिंह सिद्धू, जो कि राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाला है। और फिर फेसबुक के जरिए ही, चैटिंग के जरिए ही पूजा करण से चैट करना शुरू करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी लगती है कि आखिरकार पूजा अपना मोबाइल नंबर करण को दे देती है और फिर करण और पूजा में मोबाइल के जरिए बातचीत शुरू होता है। जब मोबाइल के जरिए बातचीत शुरू होता है तो पूजा भी अपनी सारी बातें करण से शेयर कर देती है कि दरअसल मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। दोनों के एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी लगती है कि फ़ोन पे ही करण और पूजा को एक दूसरे से लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जब करण को मालूम चलता है कि पूजा अपने फ्लैट में अकेले रहती है, करण और पूजा से मिलने के लिए उतावला हो उठता है। जब पूजा से मिलने के लिए बातें कहता है तो पूजा भी करण से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत ही पूजा अपना एड्रेस दे देती है करण को। करण भी राजस्थान के कोटा शहर से चल करके और देहरादून के पूजा के घर पे पहुंचता है और रात भर पूजा के साथ में ही अपना समय गुजारता है। उस रात में करण और पूजा के बीच में संबंध भी बनता है। एक बार जब संबंध बनता है उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्सर करण वहाँ से चल करके पूजा के फ्लैट पे पहुँचता है और अपने साथ में पूरी रात बिताता है। लेकिन इस बात की खबर यशपाल को नहीं मालूम चलता है। इधर यशपाल अपनी पत्नी को लेकर के काफ़ी परेशान होता है कि आखिरकार मैं अपनी पत्नी को इस तरह की कैसे ट्रीटमेंट कराऊंगा। लेकिन यशपाल जब अपने कंपनी से नौकरी छोड़ने की बात कहता है तो यशपाल के कंपनी वाले भी इसी देहरादून में अपने एक ब्रांच में यशपाल की नौकरी दे देते हैं। यशपाल जब देहरादून की ब्रांच में नौकरी की बात करता है अपनी पत्नी पूजा से तो इसे सुनने के बाद पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर यशपाल यहाँ पे रहने आ जाएगा तो वो
अपने आशिक के साथ कैसे अपना समय व्यतीत करेगी। जैसे ही यशपाल इस तरह की बातें पूजा से कहता है, पूजा भी ये सारी बातें अपने आशिक करण से कहती है और कहती है कि अगर मेरा पति यहाँ रहने के लिए आ जाएगा तो फिर हम दोनों का मिलना जुलना लगभग बंद हो जाएगा। दरअसल मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। अगर तुम वाकई में मेरे साथ में समय गुजारना चाहते हो तो मेरे पति को वहाँ आने से रोक लो। लेकिन इस तरह की बातें जब पूजा करण से कहती है तो करण को भी लगता है कि पूजा मेरे लिए सोने के अंडा देने वाली एक मुर्गी है, क्योंकि पूजा करण के साथ में संबंधी नहीं बनाती थी बल्कि जी जान खोल करके अपने सारे पैसे भी करण के ऊपर लुटाती थी। करण भी तुरंत ही इस काम को करने के लिए तैयार होता है। 20 तारीख का जब यशपाल का जन्मदिन पड़ता है, इस पे पूजा फ़ोन करके अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाली। जब इस तरह की बातें फ़ोन करके पूजा अपने पति यशपाल से कहती है तो यशपाल भी सुन करके काफ़ी खुश होता है कि उसकी पत्नी एक गिफ्ट देने वाली है। 19 तारीख के रात में यशपाल अपनी पत्नी को कई बार फ़ोन करता है ये जानने के लिए कि आखिरकार तुम कौन सा गिफ्ट देने वाली हो। इस पे पूजा कहती है कि दरअसल मेरा गिफ्ट एक मेरा दोस्त लेकर के तुम्हारे कमरे पे जाने वाला है, जब वो जाएगा तो दरवाज़ा खोल देना। जैसे ही षड्यंत्र के तहत करण यशपाल के कमरे पे पहुंचता है, खुशी के मारे यशपाल भी कमरा खोल देता है। यशपाल पहले से ही काफ़ी सारी दारू खरीद के रखता है। जैसे ही करण यशपाल के कमरे में जाता है, यशपाल और करण दोनों बैठ करके जम के दारू पीते हैं। लेकिन करण को अपने षड्यंत्र को अंजाम देना था, इसीलिए करण कम मात्रा में दारू पीता है और यशपाल को काफ़ी भारी मात्रा में दारू पिलाता है। जब यशपाल काफ़ी मात्रा में दारू पी करके और नशे में चूर हो जाता है, बेहोश होकर के जब अपने बेड पे गिर जाता है, करण अपने षड्यंत्र के तहत यशपाल की गला दबा करके हत्या कर देता है और उसी रात कमरे से बाहर निकलता है और इस बात की फ़ोन करके अपनी प्रेमिका पूजा को खबर देता है और फिर राजस्थान के कोटा शहर पहुँच जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पूजा पुलिस वालों को बताती है, खास करके जब ये इस बात की खबर यशपाल के घर के परिजनों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद यशपाल के घर के परिजनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि पूजा वही लड़की है जिसके लिए यशपाल अपने घर के परिजनों से विरोध जा करके और पूजा से शादी किया था। फिलहाल पुलिस पूजा और करण इन दोनों के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।